नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली, राजधानी चंडीगढ़, राजधानी जयपुर और राजधानी देहरादून की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली से, जहां नीट जेईई के बहाने गैर एनडीए सरकार लामबंद होती नजर आ रही है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। मांग बस यही है कि इन परीक्षाओं को अभी टाला जाए। अब रुख करते हैं राजधानी चंडीगढ़ का। 28 तारीख से शुरू होने वाले पंजाब विधानसभा मानसून सत्र से पहले ही 24 मंत्री विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से इस सत्र की कार्यवाही हो पाती है। तीसरी तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर से। राजस्थान का सियासी संकट सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी ने मंथन किया और दिल्ली स्थित कांग्रेस वॉर रूम में पहली बैठक हुई। इस बैठक के बारे में तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले और आखिरी तस्वीर है छत्तीसगढ़ की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। राज्य के सीएम रावत ने खुद को अब सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। दरअसल सीएम आवास और सचिवालय के सभी कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट हुआ था, जिसमें सीएम के पीएसओ कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और चलिए रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई उस बैठक में नीट जेईई के परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने और जीएसटी में राज्य सरकारों के शेयर का तुरंत भुगतान करने की मांग मोदी सरकार से की गई। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आम सहमति से नीट जेईई एग्जाम को कोरोना महामारी के दौर में आगे बढ़ाने की मांग की है। इस बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में एनईईटी जेईई एग्जाम पर रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला लिया। साथ ही कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ये भी सुझाव था कि कोर्ट जाने से पहले एक बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर गुहार लगाई जाए। इसके अलावा आज की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार द्वारा पिछले 4 महीने से जीएसटी का मुआवजा राज्य सरकारों को नहीं मिलने की शिकायत की है। और आज आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की बैठक है, ऐसे में ये बैठक भी हंगामेदार रहने वाली है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब नीट और जेईई एग्जाम्स को लेकर कांग्रेस जो है लामबंद होती हुई नजर आ रही है। गैर एनडीए सरकार लामबंद है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि बुधवार को ही सोनिया गांधी ने इस बाबत एक बैठक की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सोनिया गांधी समेत तमाम जो गैर एनडीए सरकारें हैं वो लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं जेईई और नीट एग्जाम्स को लेकर। बताया जा रहा है कि ऐसी का दरवाजा अब खटखटाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल बता दें जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर कह सकते हैं जो केंद्र सरकार से नाराज कहीं चल रही है, और कहीं ना कहीं ये जरूर है। एक तो कांग्रेस पार्टी के जो 2 मुद्दे हैं, एक जो जीएसटी को लेकर जो बकाया राशि है जो राज्य सरकारों को नहीं दी जा रही है वो एक, दूसरा जो कह सकते हैं नेट परीक्षा ये चल रही है उसके लिए जो केंद्र सरकार अभी परीक्षा कराने के लिए सक्षम है, और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि नेट परीक्षा की जाए। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें कि जो स्टूडेंट है, यानी कि कल भी हमने यही देखने को मिला है कि लगभग एनएसयूआई के जो स्टूडेंट थे वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते नजर आए, और कहीं ना कहीं हर राज्य के अंदर प्रदर्शन किया गया है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि केंद्र सरकार अभी कोरोना महामारी के चलते परीक्षाएं रद्द कर दी जाए, ताकि जो बच्चों की जो पढ़ाई नहीं हो पाई है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर में अहम रोल रखती है। क्योंकि जो कह सकते कोरोना महामारी के चलते घरों के अंदर बैठे हुए परीक्षाएं नहीं हो पाई, कह सकते पढ़ाई भी नहीं हो पाई, और नेट के द्वारा जो पढ़ाई की गई थी वो भी इतनी कारगर नहीं है क्योंकि जिसके दम में परीक्षाएं दी जा सकती है। मगर सरकार अपनी तरफ से अड़ी हुई है। सरकार कहती है हमने प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं, और यहाँ तक कि जो क्लासरूम होंगे जहाँ पे एग्जाम दिए जाएंगे वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, और जितने भी रूम होंगे यानी कि जहाँ पे परीक्षाएं होंगी वो उनको सैनिटाइजर किया जाएगा, और तरीके से जितने भी गाइडलाइन बनाई गई है उसको सबको फॉलो किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार को कहती है कि केंद्र सरकार जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द करे, और जीएसटी का जितना एक बकाया है वो उन तक उन राज्यों को मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर भी
कल भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी जी के साथ बैठक की गई थी और उस बैठक के अंदर एक निर्णय निकाला गया है कि अगर केंद्र सरकार उनकी बातें नहीं मानती है या फिर ये कहें जो स्टूडेंट की मांगे हैं उनको नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। मगर इसके अंदर एक चीज और है, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं एक याचिका लगाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से और जो उसके तमाम कह सकते हैं जो राज्य हैं यानी कि जो 6 राज्य 7 राज्य उनके साथ मिले हुए हैं वो भी उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब याचिका लगाई जाएगी तो उससे पहले एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें के अंदर नरेंद्र मोदी जी पीएम उनको और एक राष्ट्रपति को उनसे पहले मिला जाएगा, उनके बाद उनको समझाया जाएगा कि अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए हम मजबूर है। तो देखना होगा किस तरीके से सारी प्रक्रिया होगी और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दरवाजा खटखटाने की वाली बातें यानी कि जो याचिका लगाई जाएगी वो किस तरीके से की जाएगी। जी राजीव, लेकिन जानने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि आखिर सरकार का इसमें क्या फायदा है? नीट और जेईई परीक्षा आयोजित करवाना चाहती है सरकार, तो क्या सरकार का इसमें कोई खुद का लाभ है? क्योंकि सरकार बार बार यही बात कह रही है कि हम नहीं चाहते कि छात्रों का साल खराब हो। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम नहीं चाहते हैं कि छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में अटका रहे और कहीं ना कहीं उनके जो एग्जाम है यानी कि पूरा जो साल लगभग कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने के करीब तो हो चुके हैं कोरोना महामारी के चलते। और तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है मगर केंद्र सरकार यही चाहती है कि जो छात्रों का भविष्य है वो कहीं ना कहीं परीक्षा देने के बाद एकदम क्लियर हो जाए ताकि जो 1 साल का जो समय है जाएगा बेकार वो उनका बेकार नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो चाह रही है कि भी परीक्षाएं रद्द हो और कहीं ना कहीं उनका साथ देते हुए स्टूडेंट भी नजर आ रहे हैं क्योंकि स्टूडेंटों को खुद को पता है कि जो घरों के अंदर जो नेट के द्वारा जो कहते हैं ऑनलाइन जो पढ़ाई की गई है वो कितनी कारगर है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई अगर की जाती तो कहीं ना कहीं स्कूल जाने की या कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए और कहीं ना कहीं स्टूडेंटों को भी समझना चाहिए क्योंकि सरकार ने एक महामारी के चलते आपको फैसिलिटी दी घरों के अंदर पढ़ने के लिए ताकि आप वेस्ट ना जाए वो समय आपका और कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए आप प्रॉपर तैयार रहें। मगर उसी को मद्देनजर रखते हुए ये परीक्षाएं की जाने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब राजनीति इसके अंदर खेली जा रही है तो कहीं ना कहीं एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है और उसके बीच में लगता है स्टूडेंट पिसते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ छात्र चाहते हैं कि ठीक है एग्जाम्स हो जाने देने चाहिए और वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि इन्हें पोस्टपोन कर देना चाहिए। अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं राजीव, ज्यादा संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? क्या सरकार अपने फैसले पर अड़ी रहेगी? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से छात्रों की बात करें तो छात्रों का भी मिला जुला रवैया हमने कल भी देखने को मिला कि हमने एनएसजीआई के बाहर भी प्रदर्शन देखा था और कहीं ना कहीं और भी जगहों भी प्रदर्शन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये जरूर जो हमारी छात्रों के द्वारा बात हुई या फिर उनसे जानकारी जो मिली वो यही है कि अभी कुछ स्टूडेंट जो है यानी कि जो कुछ स्टूडेंटों की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस की तरफ है और कह सकते हैं कि जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर देने चाहिए। मगर कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि जो उनका साल का पूरा भविष्य है, जैसे बीजेपी सरकार केंद्र सरकार कह रही है कि जो उनका साल का जो पूरा भविष्य है वो अंधकार में अटक जाएगा अगर परीक्षा नहीं हुई तो पूरा साल वेस्ट जाता है। मगर उसी को लेकर मद्देनजर रखते हुए भी कुछ छात्र यही चाहते हैं कि परीक्षाएं हो जानी चाहिए और कहीं ना कहीं जो उनका भविष्य है वो अंधकार में नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक जो बीच में जो कह सकते हैं तालमेल नहीं बन रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चाहिए कि तालमेल बनाना चाहिए और तालमेल के द्वारा ही स्टूडेंटों को एग्जाम के लिए राजी करना चाहिए या फिर कहीं जो परीक्षाएं रद्द करने की बात की जा रही तो वो कितने समय के लिए रद्द की जा सकती है ये देखना होगा केंद्र सरकार को। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी है क्योंकि तमाम राज्यों के अंदर अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है और कहीं ना कहीं लगातार पेशेंटों की गिनती भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है केंद्र सरकार के पास और कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंटों को भी समझाया जाए ताकि वो कम से कम घरों से बाहर निकले ताकि महामारी से भी बचे और अपनी परीक्षाएं हैं वो भी दी जा सके। मगर देखना होगा अब जो प्रक्रिया सामने आ रही है यानी कांग्रेस की तरफ से जो कैसे जानकारी मिल पा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अगर सुप्रीम कोर्ट जाते तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट शायद स्टूडेंटों के हक में बोल सकता है क्योंकि स्टूडेंट अभी इतने प्रॉपर तैयार नहीं है क्योंकि 50% स्टूडेंट तैयार है और 50% नहीं है। तो कहीं ना कहीं 50% जो तैयार नहीं है उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है देखना होगा सारी प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाती है और केंद्र सरकार इसके अंदर कितना बड़ा रुख अपनाती है। जी
बिल्कुल। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने की जो बात चल रही है कि एक जो डेलीगेशन है या फिर कांग्रेस के कुछ सदस्य जाकर मिलेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से, कोई जानकारी मिल पाई है कि कब तक ये मुलाकात हो सकती है? और अभी क्या सिर्फ इस पर विचार ही चल रहा है मुलाकात पर? क्या अभी ऐसा पूरी तरीके से फैसला नहीं लिया गया है कि हम जाकर पहले मिलेंगे? देखिए, आप बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अभी कांग्रेस की तरफ से जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि याचिका लगाने से पहले एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जी से मिला जाएगा और उनको अपनी बात समझाई जाएगी कि स्टूडेंटों को जो भविष्य है वो अभी बीच में मझधार में है, क्योंकि स्टूडेंट अभी इतने तैयार नहीं है जो घरों के अंदर बैठ के इतनी परीक्षाएं दे सके। और कहीं ना कहीं नेट के द्वारा जो परीक्षाएं देने की बात चल रही है वो भी इसमें एक अहम रोल रखता है, क्योंकि स्टूडेंट अभी इतने प्रॉपर तैयार है या नहीं है, ये सारी चीजें कांग्रेस को केंद्र सरकार को देखना होगा। मगर कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए कि स्टूडेंटों के द्वारा राजनीति नहीं करने का समय है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, दूसरी तरफ आपको उन बच्चों स्टूडेंटों को उस भीड़ से बचाना है ताकि वायरस ना फैल सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा और कह सकते हैं जो राज्य सरकार है, जो कांग्रेस की पार्टी की सरकार है, वो भी सोचे कम से कम राज्यों के अंदर स्टूडेंटों के बारे में किस तरीके से फैसला लेना। मगर कहीं ना कहीं जब याचिका लगाई जाने की बात करने की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात की जा रही है, तो उससे पहले एक ये रूल अपनाया जाएगा, या कह सकते हैं जो और राज्य हैं वो कांग्रेस पीएम से मिलेंगे और कोशिश करेंगे उनको समझाने की। मगर ये इसके अंदर अभी कितना समय लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि याचिका लगाने के समय उससे उनसे पहले मिलने की जो प्रक्रिया है वो कब अपनाई जाएगी और कैसे अपनाई जाएगी। मगर हाँ, ये जरूर है उससे पहले एक शायद मीटिंग की जाएगी, यानी कि एक बैठक की जाएगी, उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी अगला कदम क्या उठाती है और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की जो ख्वाहिश है वो किस तरीके से की जाएगी, और राष्ट्रपति से मिलना जाएगा तो वो किस तरीके से मिला जाएगा। जी वही राजीव, आखिरी सवाल यह है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं इन एग्जाम्स के लिए की गई हैं? देखिए, क्या एग्जाम सेंटर्स बढ़ाए गए हैं? किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं बिठाई जाएंगी? क्योंकि छात्र काफी संख्या में है, ऐसे में सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि आप एग्जाम करवाएंगे कैसे, आप क्या व्यवस्थाएं देंगे? वैसे ही कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप कोई परीक्षा आयोजित करवाना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारियां क्या की हुई हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो जानकारी मिल पा रही है कि उन्होंने एक गाइडलाइन बनाई है जिसके द्वारा सारी चीज प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाँ, ये जरूर है जो परीक्षाएं सेंटर हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जो होगा कि जो जैसे 5 स्कूलों के अंदर सेंटर डाले जाते थे, अब लगभग 15 स्कूलों के अंदर सेंटर डाले जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और एक रूम के अंदर लगभग 15 से 20 स्टूडेंट बैठ सके, ताकि उनके लिए बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का रूल भी बनाया जाएगा ताकि उनको बीच में गैप रहे और कम से कम 2 फीट की दूरी जरूर रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा सारी प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाएगी। और एक जानकारी और मिल पा रही है कि जब क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट जाएंगे अपने परीक्षा देने के लिए, उनसे पहले उनको साबुन वगैरह का यूज करने के लिए परमिशन दी जाएगी और यहाँ तक कि पानी वगैरह की सुविधा दी जाएगी ताकि हाथ वगैरह धो के और सैनिटाइजर का यूज करके ही अंदर जाए। और कहीं ना कहीं जो मास्क लगाने की जो क्वालिटी है, यानी कि मास्क के लिए जरूर कहा गया है कि मास्क जरूर इस्तेमाल करें, चाहे जो छात्र हो या फिर अध्यापक हो। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से कोशिश करी जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी से भी बच सके। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने जीएसटी के बकाया राशि को लेकर भी अड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कांग्रेस पार्टी एक तीर से 2 निशाने करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो छात्र है उनका इस्तेमाल कर रही है और दूसरी तरफ जो जीएसटी का बकाया है उसको भी अपनी तरफ वापस लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो बकाया जो राज्य सरकार को मिलना चाहिए, कांग्रेस राज्य सरकारों को, वो भी उन तक आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कांग्रेस पार्टी एक तीर से 2 निशाने करने की कोशिश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नीट जेईई के बहाने गैर एनडीए सरकार अब लामबंद हो गई है। आपको बता दें कि इस मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है। चलिए रुक करते हैं राजधानी चंडीगढ़ का। 28 तारीख से शुरू होने जा रहे पंजाब विधानसभा मानसून सत्र से पहले ही एक बड़ा कोरोना बम पंजाब के राजनेताओं पर फटा है। दरअसल अब तक पंजाब के 24 मंत्री और विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अभी भी 24 का इलाज जारी है, जबकि कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़, कैबिनेट मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा सहित 20 विधायक इस समय कोरोना संक्रमित हैं और उनका इलाज जारी है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह से पंजाब विधानसभा सत्र की कार्यवाही करवाई जाती है, क्या नई गाइडलाइन बनती है और कैसे जो पंजाब सरकार है वो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकती है।
राजधानी लाइव में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਬੜੀ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਖੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਟੀ ਕੱਢੇ ਪਏ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੋਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ, ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। चलिए अब रुख करते हैं राजधानी जयपुर का। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी की मंगलवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस वॉर रूम में पहली बार बैठक हुई थी। बैठक में कमेटी के सदस्य अहमद पटेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी महासचिव अजय माकन मौजूद रहे। कमेटी का मुख्य फोकस राजस्थान में दोनों खेमों के बीच संतुलन बनाकर चलना और यहाँ के हालातों को सामान्य करना रहा। अब अजय माकन इसी सप्ताह राजस्थान के दौरे पर आएंगे और विधायकों से मिलकर उनका फीडबैक लेंगे। प्रदेश के नए प्रभारी अजय माकन इन 32 दिनों तक बाड़ाबंदी में गहलोत और अन्य विधायकों के साथ ही रहे हैं। इसलिए अब सियासी हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि सरकार को आखिर किस बात का इंतजार है। गहलोत के नजदीकी लोगों की माने तो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है। सूत्रों का कहना है कि जब तक रीशफलिंग टाली जा सकती है तब तक टाली जाएगी, क्योंकि सरकार को अभी इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा, क्या जानबूझकर रीशफलिंग को टाला जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, रीशफलिंग लग रहा है कि टाली जा रही है, अभी जानबूझकर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की जा रही है राजस्थान में। बिल्कुल पल्लवी, सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से पिछले 32 दिन का एक सियासी ड्रामा चला राजस्थान में और जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसको सचिन पायलट जो पूर्व डिप्टी सीएम थे राजस्थान के, उनकी जो भी शिकायतें थी उनको दूर करने का बात की गई थी, उसके लिए उसको भी काम करना है अभी। और रीफसलिंग अभी टाली जा रही है। वहीं पे जो मंगलवार को कांग्रेस वॉर रूम में जो बैठक हुई, पहली बैठक हुई थी राजस्थान की सियासत को लेकर बैठक हुई थी, उसमें साफ हो गया था कि केसी वेणुगोपाल जो है, अहमद पटेल की बात करें, अजय माकन की बात करें कि किस प्रकार से राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना चाहिए। आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, जो मंत्रिमंडल विस्तार करने में हिस्सा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है। जब पिछले दिनों ये बता दूं आपको कि यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उनका पदभार ग्रहण समारोह में वो आयोजित हुआ था, उसमें गए थे। उन्होंने साफ कहा दिया था कि मेरे विधायक जो है, मेरे समर्थक विधायक हैं, जो कहीं पे मुझे बुलाएंगे मैं कहीं पे वहीं पे जाने को तैयार हूँ। उनका साफ इशारा इस तरफ था कि मेरे विधायकों को कहीं आपत्ति नहीं आएगी। वहीं पे मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो खेमे के विधायक थे, समर्थक विधायक थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। उनको कहीं ना कहीं अड़चने आ रही है कि सचिन पायलट को दोबारा खेमे में क्यों लिया गया और उनके मंत्रियों को या उनके विधायकों, समर्थक विधायकों को वापस खेमे में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे में अजय माकन जो है नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त हुए हैं अजय अविनाश पांडे के बाद में, वो आज से यानी गुरुवार से वो राजस्थान के दौरे पर आएंगे। वो बागी विधायकों से और जो समर्थक विधायक है उन सभी से मिलेंगे, संभागवार मिलेंगे और उनकी फीडबैक लेंगे। पल्लवी,
बिल्कुल संदीप, यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो अभी रीशफलिंग को लेकर टाली जा रही है? क्या किसी विशेष रणनीति के तहत अभी विस्तार नहीं किया जा रहा? रीशफलिंग की जो ये प्रोसेस है वो शुरू क्यों नहीं की जा रही? इसके पीछे क्या रणनीति मानी जाए? क्या आला कमान को ये लग रहा है कि अभी ये सही समय नहीं है? बिल्कुल पल्लवी, देखिए जिस प्रकार से रीशिफ्टिंग की जो बात सामने आ रही है, वो टालने की बात आ रही है। कहीं ना कहीं आलाकमान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विधायक हैं बागी हो चुके थे पहले, आज हालांकि वो खेमे में है, वापस कांग्रेस में आ गए हैं, अपने पुराने घर में आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलों की जो तकरार थी, दिलों की जो दूरियां थी, वो आज भी बरकरार है। वहीं पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों की बात करें, उनके दिलों में अभी भी खटास है। उनका साफ मानना यह है कि पिछले दिनों बाड़ेबंदी में जो निकल के आए थे और जब सचिन पायलट को दोबारा कांग्रेस में ले जाने का बात सामने आई थी, तो साफ बना कर दिया था कि कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट को बागी हो चुके हैं विधायक, जो उनके समर्थक विधायक हैं, उनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में आलाकमान का साफ मानना है कि कहीं ना कहीं असर पैदा कर सकते हैं। इसलिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो नहीं होना चाहिए अभी, और समय सही नहीं है। पल्लवी, अजय माकन कितने दिन के लिए दौरे पर आ रहे हैं संदीप, और इस दौरान वो क्या कुछ रणनीति अपनाने वाले हैं? जैसा कि आपने जानकारी भी दी कि वो बागी विधायकों से मुलाकात करेंगे, उनका रुख जानेंगे, इसके अलावा गहलोत समर्थक जो विधायक है उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो किस रणनीति के तहत जयपुर दौरे पर हैं? देखिए पल्लवी, ये तो अभी सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उनमें समय तो तय नहीं हुआ, लेकिन उनका साफ मानना है, सूत्रों की माने तो साफ कहना है कि अजय माकन जो हैं वो संभागवार सभी विधायकों से मिलेंगे, शायद समय कितना भी लग जाए। और रही बात रणनीति की, तो रणनीति में पार्टी की मजबूती को लेकर और आगे सरकार तरीके से चले और कहीं ना कोई अड़चन नहीं आवे, इसको लेकर उनकी रणनीति होगी और उनसे चर्चा की जाएगी। वहीं में सबसे बड़ी बात सामने ये निकल के आ रही पल्लवी कि जो समर्थित विधायक हैं या जो बागी विधायक थे, उनको समझाइश का दौर शुरू किया जाएगा राजस्थान में अजय माकन के द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ी जो पहल थी या फिर सबसे बड़ी बात थी, विचार थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मान लें या फिर ये कहें कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जो विचारधारा थी, उनका साफ मानना था पहले कि अविनाश पांडे जो प्रदेश प्रभारी है उनको वहां से हटाना चाहिए और नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो 30 सदस्यीय बैठक कमेटी गठित की गई थी सचिन पायलट की समस्याओं को दूर करने के लिए, शिकायतों को दूर करने के लिए, उसके ऊपर भी रणनीति विचार किया जाएगा। और आज की बात करें तो आज अजय माकन जो है राजस्थान दौरे पर रहेंगे। पल्लवी, बिल्कुल आखिरी सवाल संदीप अग्रवाल, जैसा कि आप जानकारी भी तमाम दे रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं क्या वाकई में अभी भी राजस्थान का सियासी संकट टला नहीं है? जिस तरह से अभी भी देख पा रहे हैं हम कि किस तरह से खटास है दोनों पक्षों के बीच में, ये खटास आखिर कब तक कम हो पाएगी? अगर ऐसी ही खटास चलती रही तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासी संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल पल्लवी, सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से ये बात अलग है कि कांग्रेस में जो बागी हुए थे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बाड़ेबंदी की थी और कांग्रेस से बगावत की थी, वो वापस तो आ गए हैं आलाकमान की समझाइश से, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के जो दिलों में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दिलों में जो खटास थी आज बरकरार है। क्योंकि पिछले दिनों का मीडिया स्टेटमेंट आया था सचिन पायलट का, उन्होंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब बगावत के दिनों में उनके लिए नालायक और नाकामी के शब्द यूज किए थे और अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर वो नाखुश है। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफ कहना था इस पर कि उनके पिता जो राजेश पायलट है उनको करीबी रहे हैं और जब वो निक्कर पहनते थे तब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में साफ हो जाता है पल्लवी की कहीं ना कहीं दोनों के खटास अभी भी बरकरार है। और आलाकमान सोनिया गांधी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें और जो भी मंत्रिमंडल में जो भी कदावर नेता बैठे हैं कांग्रेस के, उनका सबका एक ही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं दोनों की खटास दूर की जाए और मंत्रिमंडल का विस्तार करके राजस्थान सरकार अच्छे से चल सके। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि कैसे राजस्थान में सियासी संकट को खत्म करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और इसके लिए अजय माकन अब आज जयपुर दौरे पर भी पहुंचने वाले हैं। और आइए अब रुक करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अगले 4 दिन ना तो किसी से मिलेंगे और ना ही किसी कार्यक्रम में जाएंगे, ना ही किसी बैठक में शामिल होंगे। वो 4 दिनों तक अब सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। बता दें कि सीएम आवास में एंटीजन टेस्ट कराया गया था, जिसमें सीएम से लेकर सीएम आवास और सचिवालय के सभी कर्मचारियों का टेस्ट हुआ। टेस्ट में सीएम और उनके परिवार की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन सीएम के एक पीएसओ कोरोना पॉजिटिव आए हैं। साथ ही ऑफिस स्टाफ का एक ड्राइवर भी पॉजिटिव पाया गया है। बता दें कि इससे पहले भी सीएम के ओएसडी और
सीएम के आर्थिक सलाहकार की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में एहतियात के चलते मुख्यमंत्री ने आवास में एंटीजन टेस्ट कराया। इसके बाद उन्होंने अगले 4 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में रहने का फैसला लिया है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय सेल्फ आइसोलेशन में है। आपको बता दें कि उनके ऑफिस स्टाफ का एक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव आया है। इसके अलावा उनके खुद के पीएसओ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सीएम और उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। सीएम आवास में और सचिवालय में एंटीजन टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ये पता लगा है कि सीएम के पीएसओ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा सीएम आवास का एक स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो एहतियात के तौर पर सीएम रावत ने खुद को अभी सेल्फ आइसोलेशन में रखा है। अगले 4 दिन तक वो ना तो किसी से मिलेंगे, ना ही किसी बैठक में जाएंगे और ना ही किसी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और किसी तरह से अभी वो किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे। अगले 4 दिन के लिए वो पूरी तरह से सेल्फ आइसोलेशन में रहने वाले हैं। सीएम ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। अगले 4 दिन तक ना तो वो किसी से मिलेंगे, ना ही किसी कार्यक्रम में वे भाग लेंगे, ना ही किसी बैठक में उन्हें शामिल होना है। वो 4 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में ही रहेंगे। बता दें कि सीएम आवास में एंटीजन टेस्ट कराया गया था, जिसमें सीएम से लेकर सीएम आवास और सीएम सचिवालय के सभी कर्मचारियों का टेस्ट हुआ। टेस्ट में सीएम और उनके परिवार की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन सीएम के एक पीएसओ कोरोना पॉजिटिव आए हैं। साथ ही ऑफिस स्टाफ का एक ड्राइवर भी पॉजिटिव पाया गया है। बता दें कि इससे पहले सीएम के एक ओएसडी और सीएम के आर्थिक सलाहकार भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में एहतियात के चलते मुख्यमंत्री ने आवास में एंटीजन टेस्ट करवाया। इसके बाद उन्होंने अगले 4 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में रहने का फैसला किया है। तो ये एक अहम खबर राजधानी देहरादून से। सीएम 4 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। उनके सीएम आवास के 2 स्टाफ ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम ने ही सचिवालय और सीएम ऑफिस से लेकर सीएम आवास तक एंटीजन टेस्ट कराए थे और एंटीजन टेस्ट कराने का मकसद यही था कि अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो उसका पता लग जाए और समय रहते इलाज हो सके। इसी के तहत ये टेस्ट करवाए गए। हालांकि सीएम और उनके परिवार की तो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उनके 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएम आवास में एंटीजन टेस्ट कराया गया था और इसके बाद सीएम के पीएसओ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा एक और स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को कोरोना हुआ है। प्रतीक पाठक हमारे संवाददाता देहरादून से इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रतीक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम आवास में एंटीजन टेस्ट हुआ और उसके बाद सीएम के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा, जहां पर लगातार कोरोना का आंकड़ा उत्तराखंड में बढ़ रहा है, तो वहीं अब ये सीएम आवास में भी कोरोना ने दस्तक दी है। फिलहाल कल की मैं अगर बात करूं तो कल मुख्यमंत्री के जो ड्राइवर हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं, दोनों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया है। साथ ही जिस तरीके से अगर कैबिनेट की जो बैठक होनी थी उसको भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओएसडी गोपाल रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके तहत उन्होंने भी सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था अपने आप को। फिलहाल एहतियात के तौर पर जो मुख्यमंत्री के संपर्क में जो लोग आए हुए थे उनको भी सेल्फ क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एंटीबॉडी टेस्ट भी कराया, पूरे परिवार का भी उन्होंने टेस्ट कराया। फिलहाल हालांकि टेस्ट में नेगेटिव आया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन अपने आप को कर रखा है। फिलहाल मंसूरी के विधायक जो गणेश जोशी थे, एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में खुद मौजूद थे, तो वह भी अब सेल्फ क्वारंटाइन में है। तो फिलहाल देखा जा सकता है कि एहतियात के तौर पर अब मुख्यमंत्री खुद सेल्फ क्वारंटाइन में है और साथ ही जो कार्यक्रम है उनके अब जो भी कार्यक्रम होंगे वर्चुअल रैली के माध्यम से वो कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि अब अभी कैबिनेट की बैठक भी होनी थी। अब कैबिनेट की बैठक को भी रद्द किया गया है। आगे की डेट क्या कुछ कैबिनेट की बैठक में रहती है, क्योंकि
जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण लगातार फैल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है, और चाहे फिर मिनिस्टर्स हैं, लगातार मिनिस्टरों के संपर्क में है, उनसे लगातार वार्तालाप की जा रही है कि जिलों की स्थितियां क्या है और प्रदेश में पूरी स्थितियां क्या है। तो तमाम तरह के मुख्यमंत्री अपने सक्रिय के तौर पर कोरोना के साथ लड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक मुसीबत उनके सामने ये आई है कि वो सेल्फ क्वारंटाइन में, ऐसे में वर्चुअल के साथ साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत अधिकारियों के साथ जोड़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक पाठक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अगले 4 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।